नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? कि भारत देश को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। इसके उत्तर पश्चिम में कीर्थर, सुलेमान व हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर विद्यमान है। उत्तर और पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। ये सभी भारत को एशिया से पृथक करती हैं कि ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं या जितनी भी खाड़ियाँ हैं ये एशिया से भारत को अलग करती हैं। चारों ओर जल से घिरे भूभाग को महाद्वीप तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से सौंदर्यपूर्ण क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसी कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हिमालय द्वारा वर्षा प्राप्त करने के कारण मानसूनी प्रदेश भी भारत को कहा जाता है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भी हिमालय हमारी रक्षा करता है। ये हिमालय पर्वत जो है ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। हिमालय श्रेणियाँ कौन कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं जो क्रमशः यहाँ इनके नाम दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में नागा व पटकोई पहाड़ियों से हिमालय जो है ये हिमालय की ये चोटियाँ मिल जाती हैं। लावा जो दक्कन के पठार की मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा, प्राचीन व कठोर माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे कठोर और सबसे पुराना है। विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो अरावली है और ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख वन संपदा का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ हम विश्व की जो वन संपदा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका आंसर है उष्ण सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन कौन से होते हैं? इनको पृथ्वी के फेफड़े विश्व कहा जाता है और ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक ये स्थित होते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन वनों से प्राप्त होती है और ये विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। अमेजन बेसिन अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में, सेल्वा ब्राज़ील, एनाकोंडा साउथ अमेरिका, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ तो आपने उष्ण सदाबहार वन देख लिए, इनको क्या कहा जाता है और ये कौन से देश में इनका क्या नाम है। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण चीन, यूकेलिप्टस दक्षिण चीन में ये वन पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और पर्णपाती वन ये अगले वन हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध इन स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन। इनमें आते हैं महुआ, साल, सागवान, जामुन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी चीन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया
पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील के तटीय भागों में ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगले जो वन है वो है शीतोष्ण पतझड़े वन। ये उच्च अक्षांशों से हमें प्राप्त होते हैं। जहाँ उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में ये वन हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे जो वन है वो है भूमध्य सागरीय वन। इनको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश जो है इनके मध्य ये महाद्वीपों व किनारों पर ये वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी एशिया, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में ये वन पाए जाते हैं। और ग्रीष्म काल में जो शुष्क वन होते हैं उनको कोणधारी या टेगा वन भी कहा जाता है। कोणधारी टेगा वन ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, जहाँ 50 डिग्री से 70 डिग्री ये अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। सर्वाधिक ये रूस में मिलते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं और कागज की लुगदी, माचिस के डिब्बे बनाने में ये प्रयुक्त होते हैं। लॉर्च, पाइन, इनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम व नरम होती है। फिर आगे हम इन वन संपदा से संबंधित एक आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है, वो है चिपको आंदोलन। ये 1972 ईस्वी को उत्तराखंड में पेड़ काटने के विरोध में गोरा देवी ने ये आंदोलन शुरू किया था। बाद में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अपिको आंदोलन भी वन संपदा से संबंधित है। ये शिरसी, कर्नाटक में सितंबर 1983 को सलकानी क्षेत्र में पेड़ काटने के विरोध में स्त्री पुरुष बच्चों ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया और इन पेड़ों की रक्षा की। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय वन और ध्रुवीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? इनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय जो वन है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वन पाए जाते हैं। मरुद्भिद वनस्पति इन्हें कहा जाता है। इनकी ये जो पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और ये उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना व मेक्सिको, भारत व पाकिस्तान में ये थार और दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी, बबूल, किकर। तो ये इनसे संबंधित मरुस्थल हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर है ध्रुवीय वन। ये इनमें ताप अत्यंत कम होने से यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। जो ध्रुव होते हैं, जो अपने पृथ्वी के जो सिरे होते हैं उनको ध्रुव कहा जाता है, वहाँ पर ताप बहुत कम होता है तो वनस्पति नहीं पाई जाती। वहाँ सील, वालरस व ध्रुवीय भालू हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में अब थोड़ा सा अध्ययन करने जा रहे हैं। ये परियोजना 1948 से शुरू होती है, 1963 में ये समाप्त होती है और देश की ये सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। यह सतलज नदी पर बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ पर यह परियोजना, इस परियोजना का उद्गम होता है, वहाँ ये परियोजना शुरू होती है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? सतलज व यमुना के जो मध्यवर्ती भाग हैं उन भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अम्बाला जो पंजाब में है, यहाँ पर इस परियोजना द्वारा 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है भाखड़ा बांध जो 518.16 मीटर लंबा है व 167.64 मीटर ये
ऊंचा है और ये सीमेंट व कंक्रीट से ये बांध बना हुआ है और विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये भाखड़ा बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध माना जाता है। फिर यहीं पर इस भाखड़ा बांध के आगे एक नागल बांध भी है जो भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे स्थित है। भाखड़ा बांध ऊंचाई पर है और नागल उससे 13 किलोमीटर नीचे है जो भाखड़ा के अतिरिक्त जल को संचित करता है। इन बांधों से सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई हैं जैसे सरहिंद नहर, नरवाना नहर, विश्व दोआब नहर, भाखड़ा नहर, नागल नहर। ये सभी नहरें सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती हैं और इस परियोजना के द्वारा यहाँ 2 विद्युत गृह भी बनाए गए हैं, एक नांगल और एक कोटला गंगवाल, जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। और राजस्थान में इस परियोजना का जो हिस्सा है वो है 15.22%। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है और यह परियोजना जो है ये 1948 ईस्वी में शुरू होती है। आज़ादी के 1 वर्ष बाद ये दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी। यह नदी जो है बंगाल में मार्ग परिवर्तन या अपरदन या फिर बाढ़ के लिए बहुत ही कुख्यात मानी जाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यह छोटा नागपुर पठार के पूर्व की ओर बिहार झारखंड में 290 किलोमीटर व पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में ये गिरती है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बाराकर जो मेंथाल बाल पहाड़ी से जिसका उद्गम होता है, तिलैया बांध यहाँ निर्मित है, बोकारो व कोनार ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना का निगम के प्रारूप के अनुसार दामोदर घाटी निगम की स्थापना यहाँ पर की गई है। दुर्गापुर में 3 विद्युत घरों का निर्माण इस दामोदर नदी घाटी परियोजना पर किया गया है। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है कि पश्चिमी बंगाल व झारखंड के नदी घाटी क्षेत्र का विकास करके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर जो चंबल परियोजना है ये 1953 ईस्वी में शुरू होती है और इस चंबल परियोजना का उद्देश्य है भूमि अपरदन व बाढ़ से रक्षा करना। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की इस चंबल परियोजना में जो हिस्सेदारी है वो 50-50 है, मतलब दोनों की आधी हिस्सेदारी इसमें देखने को मिलती है। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना से आप क्या समझते हैं। अब हम हीराकुंड परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो महानदी जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इस नदी पर ये हीराकुंड बांध परियोजना निर्मित है। यह बस्तर की पहाड़ियों जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से ये नदी जो है ये निकलती है, कौन सी, महानदी, और उड़ीसा में ये नदी चली जाती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर उत्तर हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है, इसकी कुल लंबाई 4801 मीटर मानी जाती है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसको यहाँ पर बनाया गया था जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल इकट्ठा किया जा सकता है। 2 अन्य बांध हैं, नराज बांध व टिक्करपाड़ा बांध भी यहीं निर्मित है और इस परियोजना का जो कार्य है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है हीराकुंड बांध से दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर व बाईं ओर शेषन व संबलपुर नहर निकाली गई है। दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा 4 विद्युत गृह बनाए गए हैं जिनसे विद्युत की सप्लाई की जाती है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, रेल लाइन व पाइपलाइन
परिवहन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि जो रेल लाइन है और पाइपलाइन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1951 ईस्वी को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा 1992 ईस्वी से यूनिगेज प्रोजेक्ट मतलब एक समान लाइन की शुरुआत की गई थी। मालगाड़ियों के संचालन के लिए माल भाड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1534 किलोमीटर जो मुंबई से रेवाड़ी तक का रेल मार्ग है, ये दोहरा रेल मार्ग यहाँ बनाया गया है। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। रेल मार्ग की जो औसत लंबाई है वो 19.2 किलोमीटर है और राजस्थान में इन रेल मार्गों की जो औसत लंबाई है वो है 17.2 किलोमीटर। ये 2002 के आंकड़े हैं। फिर है पाइपलाइन परिवहन। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में बदलकर इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तक ये पाइपलाइन स्थित है। गुजरात में सलवा से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर जो पंजाब में स्थित है, यहाँ तक ये पाइपलाइन स्थित की गई है।